ओस्टेक, आज का ये विश्लेषण हमें एक ऐसे सफर पे ले जाने वाला है जो सच में किसी महाकाव्य से कम नहीं है। प्राचीन पत्थरों से लेकर सीधे हमारे डीएनए तक की कहानी। बिल्कुल। भारतीय उपमहाद्वीप में इंसान की शुरुआत कैसे हुई, सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद से लेकर आज की हमारी जटिल जेनेटिक संरचना तक का सफर। चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प विषय की गहराइयों में गोता लगाते हैं। होस्ट वन, तो इस विश्लेषण का रोडमैप कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले कहानी शुरू होगी उन प्राचीन पत्थरों और राख के ढेरों से जो शुरुआती इंसानों के बारे में बताते हैं। उसके बाद शिकारियों और कलाकारों के युग से होते हुए खेती की ऐतिहासिक शुरुआत और विशाल पत्थरों वाली रहस्यमयी संस्कृति को समझा जाएगा। और अंत में उस सबसे बड़े रहस्य को सुलझाया जाएगा जो आज सीधे आधुनिक डीएनए के अंदर छिपा है। भाग 1, प्रथम मानव निवासी। यह कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले अफ्रीका से बाहर निकलने वाले आधुनिक इंसानों के अस्तित्व और उनके बेमिसाल संघर्ष से। सही कहा, वे इंसान जिन्होंने तटीय मार्गों यानी कोस्टल रूट्स का सहारा लेते हुए भारत की ओर अपना पहला और सबसे मुश्किल कदम बढ़ाया। होस्ट 2, पाषाण युग का ये पैमाना इतना विशाल है कि इसे समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक युग। सच में ये कालखंड इतना बड़ा है कि इंसानियत की शुरुआत से लेकर बस्तियां बसाने तक का ये सफर लाखों सालों में फैला हुआ है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मानव सभ्यता ने कितने लंबे समय में खुद को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया है। लेकिन ये शुरुआती सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। जरा सोचिए, करीब 74,000 साल पहले सुमात्रा में टोबा ज्वालामुखी का एक भयानक महाविस्फोट हुआ था। इस एक विस्फोट ने पूरे भारत को राख की एक मोटी चादर से ढक दिया और एक बहुत ही कठोर हिमयुग ला दिया। 74,000 साल पहले, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस समय इंसानों की आबादी तेजी से घटी होगी और वे लगभग विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए थे। लेकिन इंसानों का जुझारूपन तो देखिए, इस भयंकर तबाही के बावजूद वे डटे रहे और आगे बढ़ते रहे। भाग 2, शिकारी, संग्राहक और कलाकार। मेसोलिथिक काल तक आते आते शुरुआती इंसान सिर्फ किसी तरह से जिंदा ही नहीं रह रहे थे, बल्कि वे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सक्रिय रूप से नए नए आविष्कार कर रहे थे। मेसोलिथिक युग की ये तकनीकी छलांग सच में हैरान करने वाली है। शुरुआती इंसानों ने माइक्रोलिथ्स बनाने शुरू कर दिए थे, और ये माइक्रोलिथ्स कोई आम पत्थर नहीं थे। ये बेहद छोटे लेकिन धारदार और पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार थे। इन छोटे औजारों को लकड़ी या हड्डी के हैंडल में फंसाकर इस्तेमाल किया जाता था। इससे शिकार करना पहले से कहीं ज्यादा सटीक, सुरक्षित और आसान हो गया था। और कमाल की बात यह है कि वे सिर्फ औजार ही नहीं बना रहे थे। मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में उनकी कला के शानदार नमूने आज भी मौजूद हैं। भारत में ऐसे 150 से अधिक स्थल हैं जिनका इस्तेमाल मौसम के हिसाब से कैंपों के रूप में होता था। बिल्कुल, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन गुफाओं में उकेरे गए चित्रों में सिर्फ शिकार के दृश्य ही नहीं है, बल्कि समूह में नृत्य करते हुए लोग, जंगली सुअर, बाइसन, गैंडे और बाघ जैसे जानवर भी देखे जा सकते हैं। ये साफ दिखाता है कि उस समय का समुदाय आपस में कितना जुड़ा हुआ था और उनका जीवन कितना जीवंत था। भाग 3, नवपाषाण कृषि क्रांति। ये वो ऐतिहासिक समय था जब प्रकृति और इंसान का रिश्ता हमेशा के लिए एक नया मोड़ लेने वाला था। अगर मेसोलिथिक युग के खानाबदोश जीवन की तुलना नियोलिथिक युग से की जाए तो एक जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। पहले जीवन लगातार एक जगह से दूसरी जगह भटकने, शिकार करने और गुफाओं में रहने तक ही सीमित था। सही कहा, लेकिन नियोलिथिक युग आते आते इंसान एक जगह बसने लगा था। उसने खेती करना सीख लिया था, शुरुआती गांवों का निर्माण होने लगा था और अनाज पीसने के लिए बड़े पॉलिश किए पत्थरों का इस्तेमाल शुरू हो गया था। यह मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। और इस कृषि क्रांति का सबसे बड़ा और शानदार उदाहरण क्या है? मेहरगढ़, बलूचिस्तान का ये स्थल तो जैसे अपने आप में अनगिनत रिकॉर्ड समेटे हुए है। क्या ये यकीन किया जा सकता है कि दुनिया में सबसे पहले कपास के बीज यहीं पाए गए थे? 100%। इसके अलावा यहाँ गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य, एक व्यवस्थित पैटर्न में बने मिट्टी की ईंटों के घर और धातु के शुरुआती इस्तेमाल के पक्के सबूत भी मिलते हैं। ये स्पष्ट रूप से प्रारंभिक सभ्यता और लंबी दूरी के व्यापार की एक बहुत ही शानदार शुरुआत थी। भाग 4, महापाषाण और सामाजिक व्यवस्था। जैसे जैसे बस्तियां बड़ी होती गईं, समाज कहीं अधिक जटिल और कई वर्गों में बंटता चला गया। लौ युग के दौरान, विशेषकर दक्षिण भारत में,
विशालकाय पत्थर की कब्रें मिलती हैं जिन्हें मेगालिथ्स कहा जाता है। सबसे मजेदार बात यह है कि ये विशाल पत्थर बस्तियों से काफी दूर स्थापित किए गए थे, जो इनके किसी खास अनुष्ठान से जुड़े होने का इशारा करते हैं। और इसका सबसे अहम पहलू वो सामान है जो इन कब्रों के अंदर दफन मिलता है। वहां मिले हथियार और वस्तुएं ये साबित करते हैं कि समाज अब लोहार और योद्धा जैसे अलग अलग विशेष वर्गों में बंट चुका था। इन विशाल संरचनाओं का निर्माण पूरे समुदाय के एकजुट होने और स्थानीय तथा बाहरी संस्कृतियों के मेल का एक बहुत ही गहरा रहस्य है। तो अब तक हमने प्राचीन पत्थरों, औजारों, गुफाओं की कला और इन रहस्यमयी कब्रों के बारे में काफी कुछ जाना। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी अपनी जगह पर कायम है। इन सब चीजों को बनाने वाले ये प्राचीन लोग असल में थे कौन? वे आए कहाँ से थे? भाग 5 आनुवंशिक तानाबाना। उस सबसे बड़े सवाल का जवाब मिट्टी के नीचे दबे पत्थरों में नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान और हमारे डीएनए की गहराई में मिलता है। इस जेनेटिक्स को सही से समझने के लिए सबसे पहले एक बेहद खास समूह को जानना होगा, AASI यानी एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन। ये भारत के सबसे पुराने ज्ञात मानव निवासी माने जाते हैं। विज्ञान बताता है कि इनका ईस्ट यूरेशियन और अंडमान द्वीप के मूल निवासियों के साथ दूर का आनुवांशिक संबंध है। आसान शब्दों में कहें तो यही वो मूल समूह है जिसने भारत की पूरी जेनेटिक नींव रखी थी। अब अगर सिंधु घाटी सभ्यता के जीनोम का ये ब्रेकडाउन देखा जाए तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सिंधु घाटी के लोग किसी एक खास समूह से नहीं बने थे। बिल्कुल सटीक बात। इस सभ्यता के निर्माण में शुरुआती ईरानी शिकारी संग्राहकों का बहुत बड़ा हिस्सा था और साथ ही भारत की मूल ASI आबादी का भी महत्वपूर्ण योगदान था। इसी संगम ने दुनिया की सबसे महान प्राचीन सभ्यताओं में से एक को जन्म दिया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सिंधु घाटी सभ्यता का धीरे धीरे पतन हुआ तो वहां के लोग उपमहाद्वीप में दक्षिण और पूर्व की दिशा में फैलने लगे। और ठीक उसी समय के आसपास यूरेशियन स्टेपीज से इंडो यूरोपियन लोगों का भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन हुआ। इन अलग अलग और विविध समूहों के आपस में मिलने से दो प्रमुख जेनेटिक समूह बनकर उभरे, एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस यानी ANI और एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस यानी ASI। होस्ट 1, तो इन सब तथ्यों से सबसे जरूरी निष्कर्ष क्या निकलता है? विज्ञान का मानना है कि आज से लगभग 1900 से 4200 साल पहले के बीच इस उपमहाद्वीप में एक इतना गहरा और व्यापक आनुवंशिक मिश्रण हुआ। होस्ट 2, जिसने बिना किसी अपवाद के भारत के हर एक इंडो यूरोपियन और द्रविड़ समूह को गहराई से प्रभावित किया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाली हर आबादी सचमुच इन प्रागैतिहासिक प्रवासों का एक जीता जागता मोज़ेक है। कोई भी पूरी तरह से अलग थलग नहीं है। तो ये विश्लेषण इस एक बेहद अहम सवाल के साथ पूरा होता है। अगर इंसान का डीएनए ही अलग अलग जगहों से आए लोगों के प्रवास का एक ऐतिहासिक मोज़ाइक है, तो ये विचार करने वाली बात है कि राख और पत्थरों के नीचे मानव के जुझारूपन की और कितनी कहानियां भी दबी हुई हैं, जो सामने आने का इंतजार कर रही हैं। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पूरी मानवता वास्तव में कितनी गहराई से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हमारा इतिहास सिर्फ पत्थरों में नहीं, हमारी रगों में दौड़ रहा है। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सवाल पूछते रहें और इतिहास को समझते रहें।